Okay, friends, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing electrostatic potential and capacitance. And this chapter is almost at the edge of the finishing. पहला जो हाफ पार्ट था that is based on the potential and the other part of this chapter is a capacitance. So आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो बाकी है वो खत्म करने वाले हैं और प्रोबेबली थोड़े थियोरी भी बाकी है, एक आध दो पेज जितना, तो वो भी मतलब ट्राई करेंगे कि खत्म हो जाए. अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर दिस चैप्टर विल बी डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ओवर. मैंने कल आपके व्हाट्सएप में मैंने कुछ एमसीक्यूज के नोट्स आपको भेजे हुए हैं. So you should start to solving the MCQ of that chapter number 2. I'm also going to provide some more MCQs regarding on that. बोर्ड के एग्जाम में चाहे सीबीएसई है चाहे गुजरात बोर्ड है, तो अगर गुजरात बोर्ड है तो ऑलमोस्ट 50%, अभी जो अगर पेपर स्कीम चेंज नहीं होगा तो 50% क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द एमसीक्यू. और अगर सीबीएसई है तो उसमें भी 25%, 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें ये एमसीक्यू का सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा. So you must start solving the MCQ which I had provided in the your WhatsApp. On the last lecture, if you remember, we had discussed the three kind of capacitors. Number one, parallel plate capacitor. Number two, the spherical capacitor, and number three, we also had discussed the cylindrical capacitor. And we discussed the numerical based on that particular topic. So today we'll going to complete the remaining numericals of this chapter. जो बाकी काम बचा हुआ है वो अभी खत्म करते हैं. कल हमारा 1 बजे जो लेक्चर है वो किसका लेक्चर है? कल लेक्चर किसके बेस पे है? हाँ, तो उसमें आपको कैपेसिटर के बेस के जो असाइनमेंट्स है वो आपको सोल्व करना है. कैपेसिटेंस के बेस का जो असाइनमेंट नंबर 2 है, असाइनमेंट 2, उसको आपको सोल्व करके लाना है. तो अभी जो कुछ बाकी है न्यूमेरिकल्स जहां पे वो हम डिस्कस करते हैं. देखो वन बाय वन देख लो. अच्छा, अभी लॉकडाउन ओपन हो गया है तो आप मतलब आपको क्या करना है कि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ न्यूमेरिकल थ्योरी के, तो आपको कंपल्सरीली आपको उसका प्रिंट आउट निकाल देना है. मतलब हार्ड फॉर्म में आपके पास नोट्स होने चाहिए. उसको अच्छे से संभाल के रखना है और उसको वन सिंगल साइड आपको प्रिंट आउट निकालना है. तो अगर कोई क्लासेस कब तक शुरू होंगे? हाँ, क्लासेस कब तक शुरू होंगे? अगर गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि भाई कल चालू कर दो तो कल से हो जाएगा स्टार्ट. सो द थिंग इज बेस्ड ऑन द डिसीजन बाय गवर्नमेंट. सो अभी मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1 मंथ स्टिल हाफ 1 मंथ 15-20 दिनों के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा. बिकॉज अभी जो अहमदाबाद में जिस हिसाब से जो रेट मतलब एक कोरोना डिसीज के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक के दे विल अलाउ फॉर द नेक्स्ट 15 और 20 days. सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो आपको इसी मेथड से अभी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा. तो मतलब जैसा ही अगर स्टार्ट करने का बोलते तो हम ट्राई करेंगे कि उसको मतलब वेरी सून वी विल स्टार्ट आफ्टर द डिसीजन इज टेकन. ओके, सो वंस अगेन गेटिंग बैक टू द पॉइंट. तो आपको क्या करना है कि वो नोट्स आपको उसका हार्ड फॉर्म में लाना है, उसको सिंगल साइड प्रिंट करना है. जो न्यूमेरिकल्स अगर मैंने कोई अलग मेथड से करवाया हुआ है तो आपको उसके सामने उसको लिख देना है. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Apart from that, I also always giving you the screenshot of the screen, whatever I had discussed, whatever I have written here. So मैं photographs भी आपको भेजता हूँ so that you can write down the numerical which I had taught with method. Okay. So अभी illustration number 1 and 2 is completed. तो illustration number 3 पे आ जाओ. तो ये जो थर्ड illustration है तो वो उसमें 3-4 एसक्यू जैसे क्वेश्चन है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस. ये थर्ड इलस्ट्रेशन जो है उसके 3-4 कुछ ऐसे एसक्यू टाइप के क्वेश्चन है, तो वो बहुत ही अच्छे है. देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है.
So I think in your mobile you are able to see the numerical number 3. Am I right? यस सर। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे न्यूमेरिकल्स आई थिंक आ गए होंगे. ओके. हाँ सर। तो उसमें ऐसा दिया हुआ है कि या एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और वी वांट टू फाइंड द साइन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq एंड Vb माइनस Va. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. ओके. फॉर अ पॉजिटिव चार्ज दैट इज इन फिगर ए. तो फिगर ए का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला चलो बताओ मुझे. हर्षिल है वहां पे, हर्षिल प्रजापति. हर्षिल प्रजापति है वहां पे? नहीं सर. अच्छा. विश्वास. यस सर. विश्वास बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? सर पोटेंशियल એટલે पॉइंट चार्ज है. पॉइंट के क्यू बाय आर स्क्वायर. अरे पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ. के क्यू बाय आर. देखो मेरी बात सुनो आप प्लीज. आप ये फिजिक्स को साथ में करो, अदरवाइज इट इज फाउंड टू बी अ डिफिकल्ट फॉर यू. टाइम चला जाएगा तो उसके बाद डिफिकल्ट हो जाएगा. आप साथ में करो फिजिक्स. ओके. पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाय आर है. अब मुझे ये बताओ कि ये जो क्यू चार्ज आई हैड अज्यूम्ड हियर द पॉजिटिव चार्ज क्यू, यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज अज्यूम किया हुआ है. तो मुझे ये बताओ कि अगर ये आर, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो तो अगर आर का वैल्यू कम होगा तो मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा रहेगा. इज दैट क्लियर? इज इट ओके? हाँ या ना? यस सर। तो मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है? P का पॉइंट चार्ज से, हमारा पॉइंट चार्ज से P का डिस्टेंस ज्यादा है या Q का डिस्टेंस? क्यू का। तो एज आर पी इज लेस देन, P का जो डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से वो Q से कम है. तो जो आर पी इज लेस देन आर क्यू, तो अगर डिस्टेंस P का कम है, डिस्टेंस वहां ये P का कम है, तो पोटेंशियल उसका ज्यादा होना चाहिए. बिकॉज अगर डिस्टेंस इज अ स्मॉल लेसर देन द पोटेंशियल इज लार्जर. तो P पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो अगर Vp माइनस Vq अगर करते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ऑब्वियसली अगर Vp ग्रेटर, नेगेटिव आएगा। अरे Vp ग्रेटर देन Vq है. अच्छा सॉरी, पॉजिटिव आएगा। हाँ हाँ। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि वी वांट टू फाइंड द साइन ऑफ अ Vp माइनस Vq. तो इसका जो साइन है वो मिल गया मुझे पॉजिटिव. चलो अब मुझे इसी क्वेश्चन पे Vb माइनस VAB फाइंड करना है. Vb माइनस VAB फाइंड करना है मुझे. तो फॉर नेगेटिव चार्ज इन अ फिगर बी. अब फिगर बी के बारे में सोचते हैं. तो उसका पोटेंशियल क्या आएगा? के क्यू माइनस के क्यू बाय आर आएगा फ्रेंड्स. एज इट इज अ माइनस क्यू चार्ज इज द, इसका चार्ज नेगेटिव है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे अगर आर कम हो रहा है तो V का वैल्यू बढ़ेगा बट नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा. तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा उसका मतलब क्या हुआ? वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा. हाँ, नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो माइनस के क्यू बाय आर है. अगर आर वहां पे डिक्रीज हो रहा है तो V का वैल्यू बढ़ेगा बट नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा. नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि वो एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है. नेगेटिव वैल्यू बढ़ना मतलब डिक्रीज होना. तो यहाँ पे रिलेशन मुझे ये मिलेगा कि अगर आर कम है तो V भी कम होगा.
अब मुझे ये बताओ कि ए एंड बी के बारे में सोचो तो कौन सा ज्यादा डिस्टेंस ऑफ ए इज लार्जर और डिस्टेंस ऑफ बी इज लार्जर? लुक एट फिगर बी एंड टेल मी। बी का ज्यादा है। अच्छा, बी का ज्यादा है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, तो वी बी ग्रेटर देन वी ए। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? तो ये वी बी माइनस वी ए का भी साइन जो होगा वो भी मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों आंसर खत्म हुए। अब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए। अब क्वेश्चन नंबर बी ऐसा है, क्वेश्चन बी, उसमें ऐसा पूछा हुआ है कि give the sign of a potential energy difference of a small negative charge for the Q and P and A and B। नेगेटिव चार्ज का चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा, आपको ये पता होगा कि if you remember potential energy difference delta U is equals to Q delta V। यहाँ पे एज जो चार्ज को मूव करना है उसको Q0 अज्यूम करते हैं, तो वो Q0 होगा। अब इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर UQ माइनस UP करना है तो Q0 इंटू मुझे करना पड़ेगा VQ माइनस VP। UQ माइनस UP इज इक्वल टू Q0 VQ माइनस VP। चलो अब ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब अगर जस्ट हमने आगे के क्वेश्चन में देखा तो वहां पे हमने ऐसा प्रूव किया कि VP माइनस VQ पॉजिटिव है, तो मतलब क्या हुआ? VQ माइनस VP पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। हाँ, आगे के क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया है कि VP माइनस VQ पॉजिटिव है, तो VQ माइनस VP नेगेटिव होगा, तो ये तो नेगेटिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको चार्ज भी नेगेटिव दिया है। देखो हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो चार्ज Q0 जो है वो भी नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स ये दोनों नेगेटिव है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? Q0 भी नेगेटिव है, VQ माइनस VP भी नेगेटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। अरे बताओ भैया, ये Q0 नेगेटिव है, VQ माइनस VP नेगेटिव है, तो उसका मल्टी पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो मतलब UQ माइनस UP का जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा। तो मतलब यहाँ पे UQ माइनस UP का साइन फाइंड करना था, तो वो मुझे मिल गया पॉजिटिव। चलो अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे A एंड B का भी फाइंड करना है, A एंड B का। तो मुझे क्या फाइंड करना है? UA माइनस UB। तो UA माइनस UB इज इक्वल टू Q नॉट इंटू VA माइनस VB। अब मुझे पता है कि VA माइनस VB क्या है। देखो आगे के क्वेश्चन में मैंने प्रूव किया है कि VB माइनस VA पॉजिटिव है। अगर VB माइनस VA पॉजिटिव है तो VA माइनस VB क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। एंड Q0 इज ऑल्सो नेगेटिव। वो चार्ज तो नेगेटिव ही दिया हुआ है बी क्वेश्चन में, तो Q0 भी नेगेटिव ही है। तो मतलब ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में दोनों टर्म्स नेगेटिव है। तो फाइनली वापस से उसका अगर UA माइनस UB में प्रूव करता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ, तो मुझे कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव। तो इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव।
चलो क्वेश्चन बी मतलब खत्म हुआ, अब क्वेश्चन सी के बारे में सोचते हैं। गिव द साइन ऑफ अ वर्क डन बाय द फील्ड in moving the small positive charge from Q to P। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि वर्क डन बाय द फील्ड टू मूव द चार्ज स्मॉल नेगेटिव चार्ज। तो गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो आपको ये पता होगा कि अगर Q चार्ज को, अगर मुझे चार्ज Q को, अगर इफ यू वांट टू मूव द चार्ज small q from Q to P, Q to P, तो उसका जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय दिस वे। वर्क डन द मूव द चार्ज Q from Q to P कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल फोर्स। जस्ट अ मिनट, इसको मैं वापस से एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ। सो वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स। बट इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो Q ही होता है, तो वो Q0 बार आ जाएगा, और यहाँ पे Q इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE, तो Q बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं चार्ज को मोशन में कहां पे लाता हूं? Q से P तक, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे कोई बताएगा ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180। 180। So as an angle between vector E, angle between the vector E and vector dr, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल जो है वो जो है वो 180 है। तो मुझे ये बताओ कि cos 180 का वैल्यू क्या होता है? cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। हाँ, एंड cos 180 का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो ये जो टर्म है वो नेगेटिव आएगा, और ये जो Q0 है, Q0 तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव चार्ज को मूव करने की बात करते हैं, तो Q0 पॉजिटिव है, बट ये जो टर्म है वो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे जो C है ना वो गलत है, क्वेश्चन में C गलत लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। आप टेक्स्ट बुक को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वो ये C नेगेटिव ही है, टेक्स्ट बुक में ये C नेगेटिव ही है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये नोट्स में आपको C को करेक्शन करना पड़ेगा, और मैंने मेथड के साथ आपको समझाया हुआ है। अब D का क्या सोच रहे हैं? अब D का क्या है? સર हाँ बोलो સર સીમાં આન્સર એવું જ આપ્યું છે બાય ધ ફિલ્ડ નેગેટિવ છે ને ઓન ધ ફિલ્ડ પોઝિટિવ છે. ओके 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 ओके, मतलब सही लिखा हुआ है। बाय द फील्ड पूछा क्या है? बाय द फील्ड पूछा हुआ है, तो वो नेगेटिव आएगा। सही बात है, मतलब बराबर लिखा हुआ है, बट बीच में कहीं पे नेगेटिव लिखा है। हाँ हाँ, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओके, द वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव एंड ऑन द फील्ड मतलब हमारे द्वारा, सही बात है, वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे सब कुछ बराबर लिखा हुआ है, तो C बराबर लिखा हुआ है, गलत नहीं है, बराबर है। बट आपको मतलब जो पूछा है उसका आंसर नेगेटिव आएगा, जो पूछा है उसका आंसर नेगेटिव आएगा। अब D क्या है? गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। देखो यहाँ पे बाय द फील्ड नहीं है, बाय द एक्सटर्नल एजेंसी है। मतलब बाय द एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब बाय द एक्सटर्नल फोर्स, और वी कैन से ऑन द फील्ड, बाय द फील्ड नहीं, ये ऑन द फील्ड हुआ। तो दोनों में फर्क कहाँ पे पड़ेगा वो मैं आपको बताऊं कहाँ पे फर्क पड़ता है।
तो फर्क ये पड़ेगा कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है, अब क्या किसको ले जाना है, कहां से कहां पे, बी टू ए, तो इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा बी टू ए। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बदले एक्सटर्नल फोर्स लिखना पड़ेगा। अब आपको ये पता होगा कि एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, याद करो थ्योरी, कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द एक्सटर्नल फोर्स? तो इफ यू रिमेंबर इन द थ्योरी, द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है उसका अपोजिट होता है एक्सटर्नल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का अपोजिट मतलब ये हुआ कि माइनस बी टू ए, अब यहाँ पे हो जाएगा क्यू ई, क्यू जीरो इंटू ई डी आर। अब इसका जो है वो माइनस यहाँ पे क्यू जीरो फ्रॉम बी टू ई ए ई डॉट डी आर। चलो अब कहाँ से कहाँ पे जाना है, बी टू ए जाना है। चलो तो बी टू ए का मतलब डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर वहां पे ही है, देखो। तो ये जो है वहां पे बी टू ए का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेक्टर ई इज अ पैरेलल टू द वेक्टर डी आर, तो एंगल बिटवीन देम बिकम्स जीरो। तो ये जो पार्ट है वो तो पॉजिटिव आएगा, ये पार्ट तो पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज एंगल जीरो है। आगे एक नेगेटिव साइन है, आगे एक नेगेटिव साइन है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे जो चार्ज को हम ले जाते हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, देखो तो। जिस चार्ज को मैं ले जा रहा हूँ वो नेगेटिव दिया है पॉजिटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में? बोलो डी के क्वेश्चन में मूव, जो जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूँ वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूँ वो नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स सोचो कि ये क्यू जीरो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव हो गया, बाजू में जो टर्म है वो तो पॉजिटिव, पर आगे भी एक नेगेटिव है। तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। नहीं, देखो आगे एक नेगेटिव है और क्यू जीरो खुद भी नेगेटिव है, आगे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है एंड क्यू जीरो तो इटसेल्फ इज अ नेगेटिव। पॉजिटिव। हाँ, तो वो माइनस नेगेटिव नेगेटिव गट यू पॉजिटिव आंसर, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये डी का जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो वर्क है वो पॉजिटिव आएगा। वो क्यों पॉजिटिव आया, मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लास्ट वन, does the kinetic energy of the small negative charge increase or decrease on going from B to A? चलो फिगर देखो, B to A देखो, देखो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वहां पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है? ये जो फिगर नंबर बी की बात कर रहा हूं मैं, तो सिस्टम के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे बता दो भाई। नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है। अब मैं एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज, एक और नेगेटिव चार्ज बी टू ए में वहां पे मतलब फेंक रहा हूँ, मैं एक नेगेटिव चार्ज को उसके डायरेक्शन में उसको मैं थ्रो कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव अंदर का नेगेटिव है, मेरा चार्ज भी नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। नहीं, अरे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कि ये नेगेटिव चार्ज सिस्टम में है और मैंने भी एक नेगेटिव चार्ज को थ्रो किया हुआ है। रिपेल होगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा? रिपल्जन होगा। तो मेरा जो नेगेटिव चार्ज है वो जैसे आगे बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। हाँ, तो ऑब्वियसली ड्यू टू रिपल्सन काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्वियसली रिड्यूसेस। तो ये जो ई ऑप्शन है, ई जो क्वेश्चन नंबर ई जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगा। ये कैसे समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछते तो, अगर इसी क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का पूछते तो मैं क्या लिखता? तो काइनेटिक इंक्रीज होती is, but the if they have asked for the potential energy, तो I should say it is a increases। क्या ये पांचों क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ सर। तो ये इंटरेस्टिंग है, आपके एग्जाम के अंदर अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी ये आ सकता है। तो वैसे सीबीएसई के एग्जाम के अंदर 10 एक एमसीक्यू होते हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स या 10 फिल इन द ब्लैंक्स होता है, और 5 और 10 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं।
तो ऐसा देखा गया है कि वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर ये टेक्सचुअल न्यूमेरिकल में से ऐसे जैसे शॉर्टकट से शॉर्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन होते हैं उसमें से आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द कंसेप्ट बेस्ड। तो मैंने यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है वो CD, मतलब ये पूरे पांचों पांच में सोल्यूशन अच्छा नहीं दिया हुआ है, मैंने उसको पूरे डिटेल में यहाँ पे पूरा डिटेल में उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसका फोटोग्राफ्स मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में, तो देख लेना। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैंने कंप्लीट किया। अब मुझे ये बताओ कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैंने कंप्लीट किया, अब इलस्ट्रेशन कोई बाकी है क्या? कोई इलस्ट्रेशन अभी बाकी है? मुझे बता दो। नहीं सर। तो सारे इलस्ट्रेशंस अभी खत्म हुए और अब एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इलस्ट्रेशंस ऑल ओवर। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 तक तो सारे हो गए, 12 हो गया बाकी है। 12 भी मैंने करवा दिया, दूसरे मेथड से करवाया होगा मैंने। 12 13 इज ओवर, 14 बाकी होगा। 15 मैंने करवा दिया होगा, 15 मैंने करवा दिया है। और 15 में एक मिस्टेक था, ये मिस्टेक यहाँ पे था। 15th क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, मतलब ये Q प्लस Q है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। तो 15 मैंने करवा दिया है, 16 बाकी है। अब 17 मैंने लास्ट टाइम करवाया होगा। 17 का जो क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट में करवाया होगा, मतलब अभी लास्ट लेक्चर में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो 17th क्वेश्चन जो है वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस का ही है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब 18th क्वेश्चन जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। 18 कराया हुआ बाकी है, मुझे बता दो। 18th क्वेश्चन कराया हुआ है बाकी है? मुझे बताओ 18 क्वेश्चन मैंने करवाया है कि बाकी है? अरे बोल दो। बाकी है सर शायद। 18 बाकी है, ओके डन। चलो 18, हाँ बाकी है। हाँ 18 ले लेते, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम in a hydrogen atom, electrons and protons, electron and proton are bound at the distance of 0.53 angstrom। देखो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन होता है। ओके तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिस्टम है इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग जीरो पोटेंशियल एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। देखो सबसे पहली बात, मुझे ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो बताओ दो चार्ज, अगर दो ही चार्ज है सिस्टम में, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी? अगर सिस्टम में दो चार्ज ही है, ओनली टू चार्ज, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, दो चार्ज ही है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा बताओ? K Q1 Q2 upon R। तनिष लाउडली बोलो। K Q1 Q2 upon R। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज K Q1 Q2 अपॉन R। K का वैल्यू Q1 Q2 का वैल्यू हमारे पास है, R का वैल्यू है। तो अगर इसको आप फाइंड करोगे ना तो यू विल गेट इट इज समथिंग समथिंग इन जूल। अब जूल को आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, देखो और एक बात बताऊं मैं आपको, याद रखना है हमेशा कि व्हेन यू फाइंडिंग द पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ये जो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ आपको हमेशा याद रखना है।
यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ उसको हमेशा याद रखो। इन द फॉर्मूला ऑफ अ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, charges must be taken with their proper sign, with their sign। मतलब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के साथ लिखना है, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव के साथ लिखना है। तो यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इफेक्टिव जो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, पहले वो जूल में आएगा। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, समथिंग समथिंग जूल आएगा। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 1.6 10⁻⁻⁹ से डिवाइड कर दोगे ना, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का लिए आपको वो उसको 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड करना होता है। सो नाउ इट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो वो सारा चीज करके इसका जो आंसर आएगा, वो सब कुछ खत्म करके उसका जो आंसर आएगा वो आपको मिलेगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ऐसा दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी उसका वैल्यू से हाफ होता है, उसका जो मोड होता है उससे हाफ होता है। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि इट्स अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हाफ करते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का। तो ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री। तो कोई मुझे बताएगा कौन सा कंसेप्ट है ये? इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे फ्री करना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? तो कोई बताएगा ये क्या पूछना चाहते हैं, कैसे मिलेगा ये हमने किया हुआ है वैसे। कोई बताएगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो वो क्या होगा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या वो पता नहीं। देखो आप भूल गए, मैकेनिक ग्रेविटेशन याद करो। तो उसमें ऐसा था कि अगर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी करते हैं तो उसका वो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। अगर वो टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि वो बाउंडेड स्टेट में है। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि वो बाउंड स्टेट में है। तो अगर उसको फ्री करना है तो उसका जो टोटल एनर्जी जितना नेगेटिव होगा उतना ही आपको पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो फ्री हो जाएगा। टोटल एनर्जी नेगेटिव अगर मिलता है तो उसका मतलब कि वो बाउंडेड स्टेट में है। अगर आप उसको फ्री करना चाहते हो तो जितना नेगेटिव एनर्जी है उतना ही पॉजिटिव आपको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर उसका टोटल एनर्जी उसके बाद जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव देते हो तो उसका एनर्जी जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा मतलब वो बाउंड स्टेट से फ्री हो जाएगा। उसको एस्केप एनर्जी भी बोल सकते हैं इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू फाइंड द टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल -27.2 है, काइनेटिक 13.6 है। तो अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। और शायद केमिस्ट्री के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ होगा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसा शायद पढ़ा होगा आपने। एम आई राइट? हाँ सर। हाँ, तो ये पता चला आपको वो कैसा है, ये कहाँ से आया ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के अंदर वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर उसको मुझे फ्री करना है तो हाउ मच द वर्क इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी डन? सो इसको फ्री करने के लिए वर्क रिक्वायर्ड कितना होगा? टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री, अगर उसको फ्री करना है
इलेक्ट्रॉन फ्री करना है तो हाउ मच द वर्क इज डन, तो जितना नेगेटिव एनर्जी है उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन जो है कि आपको Yeah. वर्क करना पड़ेगा, तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना वर्क करना पड़ेगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, उसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, तो वो ट्राई करना। व्हाट आर द आंसर ऑफ ए एंड बी? अगर हम ये जो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन ए एंड बी, तो उसमें हमने ऐसा अज्यूम करके हम चले थे कि पोटेंशियल एनर्जी एट द इनफाइनाइट इज जीरो, इन्फिनिट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो है। बट अगर हम ऐसा सोच ले कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पॉइंट है वो 1.06 एंगस्ट्रॉम पे है, इनफाइनाइट के बदले जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पॉइंट है वो 1.06 एंगस्ट्रॉम पे है, ऐसा सोच ले, तो व्हाट शुड बी इन द आंसर ए एंड बी? ये आप एक बार खुद ट्राई करना, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार ट्राई करना, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। तो ये सी में आपको ट्राई करने का दे रहा हूँ इसमें से। देखो अगर आपको याद हो या नहीं हो मुझे पता नहीं, बट एक चीज हमेशा याद रखो, मैं अब जो बोलने वाला हूँ आपको JEE नीट में काम आने वाला है, बहुत ही काम आएगा। ओके, अगर ये आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट जी मामा अपॉन आर था, एंड काइनेटिक एनर्जी उसका जो था, अगर आपको याद हो तो टोटल एनर्जी, ग्रेविटेशन में टोटल एनर्जी जो थी, याद है किसी को? याद रखने का टेक्निक मैंने बोला था। माइनस जी जी Sir. मामा अपन वन। हाँ बोलो बोलो। हाफ कुछ होता है। अगर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसका अगर आप हाफ कर लेते हो ना, अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका हाफ कर लेते हो तो वो हो जाएगा टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना होता है पता है आपको? ये टोटल एनर्जी का जो मैकेनिकल है, एनर्जी माइनस पोटेंशियल नहीं नहीं एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, ये याद रखने का सीधा टेक्निक है कि पोटेंशियल एनर्जी तो हमको पता ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो हमको पता ही होता है, माइनस जी मामा अपॉन आर, उसका हाफ कर लो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा, और वो टोटल एनर्जी में से माइनस का साइन निकाल दो तो वो आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो वही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, वही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब मैं आपको बताऊं, फॉर हाइड्रोजन एटम, चलो बाजू में लिखता हूं मैं, ओके। फॉर हाइड्रोजन एटम पोटेंशियल की एनर्जी की बात करते हो तो वो हो जाएगा माइनस के स्क्वायर बाय आर, के Q1 Q2 अपॉन आर, Q1 इज इक्वल टू प्लस सी, Q2 इक्वल टू माइनस सी, तो वो हो जाएगा माइनस के स्क्वायर बाय आर। अब इसका हाफ कर दोगे ना, इसका हाफ कर दोगे तो माइनस के स्क्वायर बाय 2r करोगे तो वो हो जाएगा उसका टोटल एनर्जी, और वो माइनस निकाल दोगे आप, इसमें से माइनस निकाल दोगे तो वो उसका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों चीज ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ। ये जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व होता है,
एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के आसपास हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व होता है, मतलब दोनों चीज नहीं हुआ, तो उसका फॉर्मुलेशंस भी जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है, वो कभी आपको काम आ सकती है नीट के अंदर, तो ये याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो अभी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 मैंने करवा दिया, 19 पे आते हैं। If one of the two electrons of a hydrogen molecule H2 gas is removed, देखो हाइड्रोजन गैस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अब क्या रहेगा, अब उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 प्रोटॉन रहेगा। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया है, तो अब उसके अंदर रहेगा क्या, 2 प्रोटॉन रहेंगे, 2 प्रोटॉन बचेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। और उसका डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है कि भाई 2 प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रॉम है, और दोनों प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, दोनों प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो मुझे ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स मुझे ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो ये क्या, ये क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ, क्या होगा इन दोनों का, क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर, फिर के Q2 Q3 अपॉन आर, और फिर के Q1 Q3 अपॉन आर, मतलब ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी को आपको ऐड करना है। जस्ट यू नीड टू ऐड देम, गेट द आंसर। तो क्या ये करवाने की जरूरत है मुझे? नो सर। कैन इट बी गिवन टू द होमवर्क क्वेश्चन फ्रेंड्स? अरे बता दो, यस सर। आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? यस सर। तो ये हाँ, 19th क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है। आपको ये पता है कि इफ द सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ चार्ज, अगर सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ चार्ज है तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर फॉर द पोटेंशियल एनर्जी? n/2 into n-1। या वो आपको पता है कि n/2 into n-1, यहाँ पे 3 चार्ज है, तो 3/2 into 3-1, तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो कितना बचा, 3 बचा। तो 3 स्टेप है, देखो 3 स्टेप है, 3 स्टेप है, तो इसके हिसाब से भी सोच सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने करवाया, बाकी है क्वेश्चन मैंने 20 करवा दिया, बाकी है सर बाकी है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 पहले इसका, इट इज IMP क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो IMP है। Two charged conducting sphere of a radii A and B are connected to each other by a wire. दो कंडक्टर को मैं वायर के साथ कनेक्ट करता हूं। So what is the ratio of electric field on a surface of the two sphere? दूसरी बात कि by this result use the result obtained to explain why the charge density on the sharp and pointed end of the conductor is higher than the flattened surface, flattened portion. चलो क्वेश्चन में एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास दो स्फीयर है, उसका रेडियस A एंड B है। अब दोनों को मैं कनेक्शन में लाता हूं और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो मुझे फाइंड करना है।
और मुझे ये भी प्रूव करना है इसके द्वारा कि जहां पे शार्पनेस ज्यादा होता है, जहां पे शार्पनेस ज्यादा होता है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो ये सब छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, अगर दो ऑब्जेक्ट को मैं कनेक्शन में लाता हूं तो हीट कहां से कहां फ्लो होगा, कोई मुझे बताएगा? हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, higher temperature to lower temperature. वेरी गुड, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, गुड। मतलब कब तक फ्लो होगा? जब तक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे नहीं आ जाए। जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाता तब तक। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम higher potential to lower potential. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट वो तब कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। सेम नहीं हो जाता। इसका मतलब ऐसा हुआ, तो देखो इसका मतलब ऐसा हुआ, अब जो मैं लिखने वाला हूं दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। When two conductor are brought in a contact, सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 1 हो जाएगा ना? अब वो करते हैं बट अभी जो मुझे लिखना है वो लिखने दो। When the two conductor are brought in a contact, then potential on their surfaces become equal, बिकॉज जैसे ही आप दो कंडक्टर को कनेक्शन में लाओगे तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। अब थोड़ी देर में चार्ज का मोमेंट हो जाएगा और थोड़ी देर में मतलब ऑन द स्पॉट दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये चीज जो है वो आपको हमेशा याद रखना है कि व्हेन कंडक्टर आर ब्रॉट इन अ कांटेक्ट then potential on the surface become equal. So this is the thing you have to remember. अब यहां से स्टार्ट करते हैं। Excuse me. Okay. Let the charges on the conductor is assumed to be a Q1 and Q2 after being contact. Let charges on a conductor of a radius A and B are of a radius A and B are Q1 and Q2 respectively after contact. So मैंने ऐसा अज्यूम किया कि दोनों कंडक्टर का जो चार्ज है वो कांटेक्ट होने के बाद Q1 and Q2 है। So I can say a net charge, okay, ओके जाने दो उसको। ये मैं अलग से एक और चीज में करवाने वाला हूँ, ये और अलग से एक चीज में करवाने वाला हूँ। अभी यहां से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बताएगा मुझे क्या होना चाहिए फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर?
बताओ, बोलो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? Q by 2 sigma by 2 epsilon. Sorry sir. आपने जो बताया वो भी सही है, थोड़ा गलत था, बाकी वो भी सही था। तो कहना ऐसे के क्यू बाई आर इंटू 1/r। चलो मुझे ये बताओ के क्यू बाई आर क्या होता है? अरे के क्यू बाई आर क्या होता है बता दो। So kq by r is the potential. So finally electric field is equals to v by r. बट अभी मैंने बताया कि v तो क्या होता है कि आफ्टर कांटेक्ट v दोनों का सेम हो जाता है, मतलब v तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि E प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा 1/r। इसका मतलब ऐसा हुआ कि E 1/E2 तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो क्या हो जाएगा R2/R1 और R2B है, R1A है, तो E1/E2 is equals to B by A. So that is the answer of the first question. तो दोनों के मुझे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो फाइंड करना था, तो that is what is the answer of the first question. यहाँ पे एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या आएगा, so that is what is the answer of the first question. अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of the conductor चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर? बता दो। So वही तो है KQ by R square. नहीं, अभी वो क्यू वाला फॉर्मूला नहीं लिखना है मुझे, अभी क्यू वाला नहीं लिखना है। So तो sigma by 2 epsilon. हाँ 2 एप्सिलॉन नहीं आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। आप भूल गए। तो ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वो पिल बॉक्स वाला एक थियरी था। हाँ सर. इसका मतलब ऐसा हुआ कि E proportional to sigma, but we already had proved that E proportional to 1/r। वो हमने प्रूव किया हुआ है E proportional to। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। इट इज द रिजल्ट नंबर 2। ये मुझे मिला, रिजल्ट नंबर 2 मिला। अब मेरी बात गौर से सुनना। सोच लो कि यहाँ पे मेरे पास एक कंडक्टर है, बट इसका कहीं पे उसका मतलब ऐसा एज है, ऐसा शार्पनेस है। तो जहाँ पे शार्पनेस होगा ना उसका सर्कल छोटा होगा। देखो जिस पार्ट का शार्पनेस है उसका अगर आप सर्कल सोचो तो वो छोटा आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जहाँ पे शार्पनेस ज्यादा होती है, जहाँ पे शार्पनेस ज्यादा होती है उसका रेडियस कैसा होगा? जहाँ पे शार्पनेस कम। ज्यादा होता है रेडियस क्या होगा उसका? लेस होगा। ज्यादा. कम होगा। देखो जहाँ पे शार्पनेस होता है उसका सर्कल कम होता है ना, सर्कल कम, उसका सर्कल देखो आप छोटा होता है तो रेडियस कम होगा वहाँ पे। जहाँ पे शार्पनेस ज्यादा होता है, ये शार्पन पार्ट है, देखो ये फ्लैटन पार्ट है, तो फ्लैटन पार्ट का रेडियस ज्यादा है, बट शार्पन पार्ट जो रेडियस कम है। देखो जहाँ पे शार्पनेस ज्यादा वहां पे रेडियस कम, और जहाँ पे रेडियस कम वहां पे सिग्मा का वैल्यू ज्यादा रहेगा। फ्रॉम द रिजल्ट टू देखो सर रेडियस मतलब तो कि- ओरिजिन. क्या बोल रहे हो आप? सर रेडियस तो ओरिजिन से नहीं लेना. क्या ओरिजिन? सर ये जैसे अपने फ्लैटन पार्ट में अपने रेडियस r जो है
कैपिटल आर वो ओरिजिन से लिया, मतलब सेंटर ऑफ मास से लिया है, तो वैसे भी अरे रेडियस तो रेडियस होती है, जो आर्क होता है, जो कर्वेचर होता है, उसका रेडियस वो कर्वेचर के सेंटर पे आता है। कर्वेचर का रेडियस कर्वेचर के सेंटर पे आता है। तो मैंने यहाँ पे दो चीज आपको दिखाया, ये जो पार्ट था वो थोड़ा फ्लैटन पार्ट था, और ये जो है वो शार्पन पार्ट है। तो शार्पन पार्ट का जो कर्वेचर है उसको कंप्लीट करते हो तो उसका सेंटर यहाँ पे आएगा, और फ्लैटन पार्ट का कर्वेचर अगर कंप्लीट करते हो तो उसका सेंटर ओके। यहाँ पे आएगा। हाँ हाँ बोलो, समझ में आया आपको? हाँ सर। सर एक्चुअली मैंने डिस्टेंस ले लिया पॉइंट का। तो जहाँ पे शार्पनेस ज्यादा होता है उसका रेडियस कम होता है, बट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 अगर रेडियस कम होता है तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। तो कंक्लूजन क्या मिला मुझे? तो कंक्लूजन ये मिला कि द रीजन at which sharpness is more surface charge density is also large। और वही तो मुझे प्रूव करना था। अगर क्वेश्चन देख लो तो उसमें वही प्रूव करना था कि जहां पे शार्पनेस ज्यादा है वहां पे प्रूव करो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो वो मैंने प्रूव कर दिया, अब इसी ट्रैक पे एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपके JEE नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है। Okay, let charge on sphere after contact is a Q1 and Q2 respectively। आफ्टर कॉन्टैक्ट उसके जो चार्जेस है वो अज्यूम करते हैं कि Q1 एंड Q2 है। नाउ ड्यू टू कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ऑन them becomes equal, उसके पोटेंशियल इक्वल होता है। तो V1 इज इक्वल टू V2। अब V1 को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, के Q1 बाई उसका रेडियस ए, पहले A है और दूसरे का रेडियस B है। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि Q1 अपॉन A इज इक्वल टू Q2 अपॉन B। के गेट कैंसल्ड। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू A अपॉन B। इसका मतलब ऐसा हुआ कि Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 टेकिंग अ कंपाउंडो इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में मैंने कंपाउंडो डिविडेंडो लिया दोनों साइड। तो Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस B। बट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू अ नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम। वो सिस्टम का पूरा का नेट चार्ज है, दैट इज अ नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम। तो अभी ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q नेट इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस B। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अब जो स्फीयर A के ऊपर जो चार्ज है वो A अपॉन A प्लस B इंटू क्यू नेट है। एंड अगर आपको Q2 फाइंड करना है, तो आपको क्या
करना पड़ेगा क्यू नेट में से आपको Q1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर वो करोगे आप तो आपको फाइनलाइज आपको ऐसा मिलेगा कि B अपॉन A प्लस बी इंटू क्यू नेट मिलेगा। ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि आफ्टर कनेक्शन what is the charge on the sphere A, sphere of a radius A, and what is the charge of a sphere of a radius B? तो जिसका रेडियस A है उसका चार्ज होगा A अपॉन A प्लस बी क्यू नॉट, एंड जिसका रेडियस B है उसका चार्ज होगा B अपॉन A प्लस बी क्यू नॉट। और एक चीज, दोनों का कॉमन पोटेंशियल का भी एक फॉर्मूला है, दोनों के कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ स्फीयर, चाहे आप V1 कह दो V2 कह दो, मतलब k Q1 by A is equals to k Q2 by B and that is equals to k Q net, के उसका सारे का जो फाइनल आएगा, चाहे के Q1 by A कह दो या चाहे के Q2 by B कह दो, बट उसका अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपको मिलेगा के क्यू नेट अपॉन A प्लस बी। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये तीन चीज शॉर्टकट में आपको याद रखना है। आपको शायद याद हो तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये आपको सिखाया था, बताया था, अगर दो स्फीयर इक्वल है, सेम रेडियस के है, तो जो चार्ज कांटेक्ट में आने के बाद जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना वो इक्वली हाफ हाफ होगा। देखो यहाँ पे अगर आप A इक्वल्स टू बी लिखते हो, यहाँ पे आप अगर A इक्वल्स टू बी कर देते हो, तो ये दोनों फॉर्मूला जो Q1 एंड Q2 का जो फॉर्मूला है वहां पे सोचो A इक्वल्स टू बी है, तो A इक्वल्स टू बी करते हो तो दोनों का चार्ज Q नेट बाई टू सिस्टम का जो है उसका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। बट अगर दोनों स्फीयर सेम नहीं है, अगर दोनों सेम नहीं है तो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका ये फॉर्मूला है। शायद मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये फॉर्मूला लिखाया भी था और उसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाया था। एक बार फर्स्ट चैप्टर अगर आप रेफर करोगे तो आपको मिलेगा, वहां पे मैंने ऐसा भी बोला था कि ये सेकंड चैप्टर में प्रूव करके दूंगा। तो ये चीज एक्स्ट्रा है, ये JEE नीट के लिए आपको काम आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 एंड उसके साथ मैंने उसका कुछ अच्छा, मतलब उसके साथ उसके बेस पे कुछ शॉर्टकट भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखना है। अच्छा, आपके मार्क्स मिले आपको पेपर के? हाँ सर। एग्जाम के पेपर के मार्क्स मिल गए आपको? अरे यस सर। लो। यस सर, मिल गए। यस सर। अभी आपका जो मंडे का जो एग्जाम होगा, मंडे का, वो मैं सेकंड चैप्टर के ओनली न्यूमेरिकल्स, मंडे के एग्जाम में खाली न्यूमेरिकल ही है एग्जाम में, ओनली न्यूमेरिकल्स। इज दैट क्लियर? 1.5 आवर्स का पेपर रहेगा, 1.5 आवर्स का पेपर रहेगा, 15 न्यूमेरिकल्स, 15 न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू आस्क। तो खाली न्यूमेरिकल का एग्जाम है। इसके चैप्टर में बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये 20th क्वेश्चन डिस्कस हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। लास्ट में 22 मैंने करवा दिया, अब 23 बाकी है। 24 25 हो गया है, 26 भी हो गया। अच्छा 27 भी करवा दिया है, 28 भी, हाँ 28 बाकी होगा, कोई बात नहीं। कम टू द क्वेश्चन नंबर, अभी 21 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज आर लोकेटेड एट द 0 0 माइनस ए 0 0 ए। तो मैं यहाँ पे ही लिखा रहा हूँ, ये इसको यहाँ पे ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ओके तो यहाँ पे सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस ही ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे 0 0 माइनस ए होगा और वहां पे माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे कहीं पे 0 0 ए होगा, तो 0 0 ए का मतलब यहाँ ये दिया हुआ है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। और मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द z 0 0 z। तो 0 0 z पोजीशन यहाँ पे कहीं पे है, ये डिस्टेंस a होगा, ये भी a होगा, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है p पॉइंट का, ये जो डिस्टेंस है वो अज्यूम करते हैं कि z है, बिकॉज इसी को तो 0 0 z पॉइंट बोलते हैं। तो मुझे ये पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे पॉइंट P पे कौन कौन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, पॉइंट P पे कौन कौन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, बता दो भैया। माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बोथ इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस द पोटेंशियल ओवर देयर। तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दोनों पोटेंशियल वहां पे प्रोड्यूस करेंगे। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। चलो मुझे ये बता दो कि V1 का वैल्यू कितना आएगा। यहां से स्टार्ट करना है आपको, यहां से स्टार्ट करके आपको P तक जाना है। तो V1 का वैल्यू आएगा K माइनस क्यू अपॉन क्या लिखूं बोलो, ए प्लस जेड। R क्या लिखूं बताओ। ए प्लस जेड। हाँ तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, मुझे लिखना चाहिए के क्यू माइनस क्यू अपॉन ए प्लस जेड। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ए प्लस जेड प्लस, चलो अब प्लस क्यू चार्ज के द्वारा कितना होगा, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा KQ तो क्या आएगा फ्रेंड्स, जेड माइनस ए। यहां से कितना डिस्टेंस होगा, तो के क्यू जेड माइनस ए। चलो दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं के क्यू को। तो आई कैन टेक अ के क्यू कॉमन, तो बचेगा 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन जेड प्लस ए। इसका एलसीएम ले लेते हैं फ्रेंड्स, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो z प्लस ए माइनस जेड माइनस माइनस प्लस है, तो ऊपर बचेगा 2a। अगर एलसीएम लेते हो तो 2a अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट फ्रेंड्स 2a क्यू तो क्या है, 2a क्यू तो क्या है, 2a क्यू तो क्या है, पी। वो तो डाइपोल मोमेंट p है। तो फ्रेंड्स जो फाइनल आंसर आएगा 2a क्यू तो डाइपोल मोमेंट p है। तो फाइनली जो पोटेंशियल मिलेगा वो kp अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा। देखो तो ये पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे मिल गया, वो पोटेंशियल मुझे फाइंड करना था तो वो मुझे मिल गया। अब इसमें एक तो पॉइंट 0 0 मतलब ये एक 0 0 जेड पॉइंट की बात है और दूसरा एक्स वाई पॉइंट की बात है। तो कोई मुझे बताएगा ये एक्स वाई पॉइंट कहाँ पे आएगा, डाइपोल जो है वो जेड एक्सिस पे है, तो एक्स कोमा वाई पॉइंट तो उसके एग्जैक्टली जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा, एक्स वाई प्लेन पे। वो एक्स वाई प्लेन में है ना, और वो उसके ओरिजिन में से भी पास होगा वो, मतलब वो डाइपोल के लिए कौन सा पॉइंट होगा, कहाँ का पॉइंट होगा, at इक्वेटोरियल। origin. हाँ अ पॉइंट x, y, 0 is on इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो फ्रेंड्स मुझे ये बता दो कि डाइपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो वहां पे पोटेंशियल, 0. तो मतलब पहला जो क्वेश्चन अभी खत्म हुआ, दूसरा क्वेश्चन
obtain the dependence of the proportion on the distance r of a point from the origin if the r by a is much greater than a. तो अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि r by a is very larger than 1. तो मतलब ऐसा हुआ कि r is much greater than 1, much greater than a. तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि r is a very greater than a. तो अगर ये फॉर्मूला जो है एक्सिस पे, तो एक्सिस पे जो फॉर्मूला था वो kp अपॉन z के बदले अगर डिस्टेंस r लिख दे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट निग्लेक्टिंग ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर. व्हाई? बिकॉज आर इज वेरी लार्जर देन ए. सो ये पोटेंशियल जो हो जाएगा वो kp अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. तो डिपेंडेंसी क्या रहेगी उसकी? तो डिपेंडेंसी जो है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. उसका डिपेंडेंसी हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू. So this is the dependency of the potential with the distance. Okay. So that is the question number B. अब question number C क्या पूछा हुआ देखो तो. How much work is done in moving a small test charge from 500 and 700? Friends मुझे ये बता दो कि ये जो 500 पॉइंट है वो किस एक्सिस का पॉइंट है? X. और डाइपोल का एक्सिस कौन सा है? डाइपोल कौन सी एक्सिस पे है? Z. Z एक्सिस. तो अगर डाइपोल Z एक्सिस है तो उसके लिए x एंड y दोनों जो एक्सिस है वो क्या हो गया होगा? x एंड y बोथ द एक्सिस विल बिहेव एज अ इक्वेटर. तो ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है. अगर कोई चार्ज q चार्ज को अगर आपको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे ले जाना है तो जो वर्क होता है तो वर्क इज इक्वल टू चार्ज q0 इंटू v1 माइनस v2. बट यहाँ पे v1 भी 0 है, v2 भी 0 है. तो व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स? 0 आएगा. तो तीसरा जो क्वेश्चन है हाउ मच द वर्क इज रिक्वायर्ड, तो वो 0 हो जाएगा. बिकॉज जो x एक्सिस जो है वो डाइपोल के इक्वेटर पे है और इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, मतलब वर्क डन भी 0 हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 21 के तीनों क्वेश्चन खत्म. अब क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में सोचते हैं. 21 खत्म किया मैंने. अब क्वेश्चन नंबर 22 तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. 23 बाकी रहेगा अभी. 23 अभी बाकी रहेगा. 24th क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है. 24th 25th भी करवाया हुआ है लास्ट टाइम. 26 करवाया बाकी है. चलो मुझे ये बता दो 26 करवाया बाकी है? 26 करवा दिया बाकी है? ये करवाया हुआ है. एनर्जी डेंसिटी वाला क्वेश्चन है ये. एनर्जी डेंसिटी वाला क्वेश्चन करवाया कि नहीं करवाया है? अरे ये मैंने एनर्जी डेंसिटी वाला क्वेश्चन है. नहीं ये क्वेश्चन में पहले कैपेसिटेंस फाइंड करना है, उसके बाद एनर्जी फाइंड करना है और उसके बाद एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है. वैसे ये क्वेश्चन करवाया हुआ है. 27th इज ऑन द सेम ट्रैक. वो 3 क्वेश्चन एक साथ में, एनर्जी वाले 3 क्वेश्चन साथ में करवाए थे. एक कैपेसिटर को चार्ज किया है पर उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके अनचार्ज कैपेसिटर के साथ करना है. वो कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला याद है आपको? कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला याद है आपको? V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2. करवाया कि नहीं करवाया है? साहू नहीं करायो. सू नहीं कराया. ये कॉमन पोटेंशियल वाला नहीं करवाया क्या मैंने? हो गया. सू का जो तो शायद से हो गया. अरे करायो जे भाई.
27 आप एक बार मेरे YouTube के वीडियोस देख लेना. आ कॉमन पोटेंशियल का પણ થઈ ગયો. कॉमन पोटेंशियल का 3 क्वेश्चन थे. इलस्ट्रेशन नंबर 10 और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन वो सेम ट्रैक पे थे. एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये तीनों एक ही ट्रैक पे थे. तो ये 27th भी करवाया हुआ है. 28th करवाया बाकी है. 28th क्वेश्चन करवाया बाकी है. ये बाकी होगा. 28th बाकी है. 29th लास्ट लेक्चर में करवाया. यस सर. 30 भी लास्ट लेक्चर में करवा दिया. 31 का होमवर्क में बोलूंगा. 32 भी लास्ट लेक्चर में करवाया. 33 ऑलरेडी डिस्कस. 35 एंड 36 ऑलरेडी. मतलब 3-4 क्वेश्चन बाकी है. अभी 3-4 न्यूमेरिकल बाकी है. मैं बता दूं आपको कौन कौन से बाकी है. तो रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज का एक 14 बाकी है, 16 बाकी है. 14, 16 एक 23 बाकी रहेगा. 14, 16 उसके बाद 23 बाकी है. $28 बाकी है. एंड उसके बाद 34 बाकी है. फ्रेंड्स ये 5 न्यूमेरिकल बाकी है. बाकी सारे न्यूमेरिकल हो गए. ये 5 क्वेश्चन बाकी है. अदरवाइज ऑल कंप्लीटेड. आपका एग्जाम का सिलेबस तो आपका एग्जाम है ओनली न्यूमेरिकल. मंडे को आपका एग्जाम है. उसमें आपको न्यूमेरिकल्स ओनली. ओके. तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है वो अभी मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ.